तो देखिए अब थ्योरी समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। पूरा डायग्राम तो आपको समझ में आ गया है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, बीडल टॉटम, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। वहां पे उन्होंने क्या किया था, जो न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स थे उसको ट्रीट किया था एक्सरे से, क्योंकि ये जो स्पोर्स है, ठीक है, नॉर्मल स्पोर, उनको क्या नाम दिया था हमने? प्रोटोट्रॉप। बट जैसे ही हम एक्सरे बीम क्रॉस कराएंगे तो ये जो स्पोर है उनकी जो एबिलिटी है मिनिमल मीडिया में ग्रो करने की, वो एबिलिटी ये क्या कर लेते हैं? लूज कर देते हैं, ठीक है। और इस म्यूटेंट स्पोर को नाम दिया गया है ऑक्सोट्रॉफ, ठीक है। सो दे नोटिस दैट आफ्टर ट्रीटमेंट some spore fail to grow on usual media, means minimal media, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन स्पोर्स को सरवाइव कराने के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड किए, जस्ट लाइक अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये सब हमने ऐड किए। सो बीडल और टॉटम इन्होंने जो भी टेक्निक डेवलप करी थी, इन विच मिनिमल मीडिया में क्या क्या होता है? सॉल्ट, शुगर, बायोटिन, ठीक है, विथ कलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड विटामिन, और इनको मिला के बनता था कंप्लीट कल्चर मीडिया जिसमें ये ग्रो करते थे। बट जैसे आपने एक्सपोज किया उनमें म्यूटेशन आया, अब वो इस पर्टिकुलर मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ग्रो कराने के लिए हमने क्या किया? एडिशनल अमीनो एसिड्स को ऐड किया ताकि वो उस पर ग्रो कर पाए, ठीक है। और इसी हाइपोथेसिस को ओवरऑल नाम दिया गया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, क्योंकि वन जीन रेगुलेट्स वन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है? फिर आगे देखो, अब उसके लिए आपको पहले एक ये डायग्राम समझना है ताकि आगे की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो पाए। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको सिंपल सी बात समझनी है, ये क्या है? वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? एक नॉर्मल वेराइटी, मतलब प्रोटोट्रॉफ, जो इजीली ग्रो कर रहा है किस पे? मिनिमल मीडिया में। फिर ऑर्निथिन ऐड करी, देन सिट्रुलिन ऐड करी, देन आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड ऐड करी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, सबसे पहले ये प्रिकर्सर था, मतलब वाइल्ड टाइप वेराइटी, जीन ए लगी, एंजाइम ए लगी, कौन सा अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो गई? आप कहोगे ऑर्निथिन। फिर एंजाइम बी, जीन बी लगी, कौन सी? सिट्रोलिन। देन लास्टली आर्जिनिन प्रोड्यूस हो गई। अब सपोज एंजाइम ए यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, तो जो भी प्रिकर्सर है वो ऑर्निथिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और आगे के सारे प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? स्टॉप, ठीक है। सपोज अगर एंजाइम बी काम नहीं कर रही है तो ऑर्निथिन तक तो प्रोडक्ट बनेगा बट उसके आगे कोई भी मोड ऑफ एक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, प्रिकर्सर पे एंजाइम है, एंजाइम बी भी वर्क कर रही है। अब कौन सी एंजाइम वर्क नहीं कर रही है? एंजाइम सी। तो जो एंड प्रोडक्ट था आर्जिनिन, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब थ्योरी देखो, देखो, बीडल एंड टॉटम इंड्यूस मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज बाय एक्सरे इन न्यूरोस्पोर। अब जो बीडल और टॉटम थे उन्होंने क्या किया? इंड्यूस किया। जो स्पोर था वो नॉर्मल था, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, बट जैसे ही आपने उसको एक्सरे से क्रॉस कराया तो उसमें क्या देखने को मिला? डिफेक्ट्स देखने को मिले। तो वो डिफेक्ट कैसे हैं? इंड्यूस है, क्योंकि आपने प्रोसेस को परफॉर्म करवाया है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जितने भी म्यूटेंट हैं वो इनकेपेबल है, वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे, ना बेसिकली अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ना विटामिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा चीजें सप्लाई करी, ठीक, सप्लाई करी। तो ये जो पूरा का पूरा है, द म्यूटेंट विच स्टॉप फॉर्मिंग वन और मोर एसेंशियल कंपाउंड। अब जितने भी म्यूटेंट थे, ठीक है, वो पर्टिकुलर, अभी हमने पढ़ा पीछे, ना ऑर्निथिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना सिट्रुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना आर्जिनिन का प्रोडक्शन कर, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया? रोक दिया, ठीक है। तो अब उस न्यूट्रिशनल म्यूटेंट को नाम क्या दिया गया? ऑक्सोट्रॉफ। और जो वाइल्ड वैरायटी थी उसको नाम क्या दिया गया? प्रोटोट्रॉफ, ठीक है। अब देखिए आगे,
देखो ऑक्सोट्रॉफ ए, ठीक है, which grow only when ornithine or citrulline or arginine is provided to the minimal medium. अब जो ऑक्सोट्रॉफ ए है वो कब ग्रो करेगा? जब उसको पर्टिकुलर कल्चर मीडियम में या तो ऑर्निथिन मिल जाए, तो सिट्रुलिन मिल जाए, तो आर्जिनिन मिल जाए, वो इसलिए ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑक्सोट्रॉफ बी कब ग्रो करेगा? जब उसको क्या मिलेगा? सिट्रुलिन और आर्जिनिन। और सी कब ग्रो करेगा? जब उसको क्या मिलेगा? सिर्फ आर्जिनिन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस पूरे कंक्लूजन से हमने एक कंक्लूजन निकाला है, इस पूरे प्रोसेस से कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी जीन अपना मोड ऑफ एक्शन स्टॉप करती है, फंक्शन लेस होती, इनएक्टिव स्टेट में आती है, तो जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रही है उनका एक्शन भी क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, जिससे बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो भी क्या होती हैं? स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये है आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो याद रखिएगा, ए वाला ग्रो कब करेगा? जब उसको तीनों में से कोई भी मिल जाए। बी वाला कब ग्रो करेगा? जब उसको सिट्रुलिन और आर्जिनिन मिल जाए। और सी वाला कब ग्रो करेगा? उसको जब आर्जिनिन मिले, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक, ध्यान से देखें। अब ये पूरा चार्ट हमने आपको पहले पढ़ाया था, सेंट्रल डॉग्मा आपको याद होगा। डीएनए में जब डीएनए की कॉपीज का फॉर्मेशन होता है तो उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने के लिए हमें कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहोगे हमें रिक्वायरमेंट है डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। देन रेप्लिकेशन के बाद डीएनए से क्या बन रहा है? आप कहोगे आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए बच्चों कितने तरह के हमने पढ़े हैं? 3 तरह के, ठीक है, RNT, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट फॉर्मिंग rRNA, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड फॉर्मिंग mRNA, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फॉर्मिंग TR, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस आपका जब आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का। तो उस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए, डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा, तीनों तरह के आरएनए, तीनों तरह के आरएनए बनते कहाँ पे? आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई थी कि एम और टी आरएनए जो है वो न्यूक्लियोप्लास्ट में बनता है, जबकि जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियोलस में बनता है। भी रिमेंबर, एमसीक्यू वाला पॉइंट है कि एग्जैक्टली एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो आपका आंसर क्या होगा? mRNA and tRNA are formed in nucleoplasm, but rRNA is formed in nucleolus, ठीक है। अब डीएनए ने क्या परफॉर्म किया? ट्रांसक्रिप्शन हो। अब आपको तीनों के काम पता है कि डीएनए को क्या बनाना है? डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कोड कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है, तो वो अपना मैसेज प्रोटीन बनाने किसके थ्रू देगा? mRNA के थ्रू, ठीक है। क्लियर है? तो डीएनए ने जो कोडिंग दी है प्रोटीन बनाने की, वो कोडिंग किसने ली है? आप कहोगे mRNA, ठीक है। क्लियर है? अब उसी कोडिंग के, अब जैसे सपोज ऐसा समझिए कि ये हमारे पास mRNA है, अब देखो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी बेस पेयर्स mRNA के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। और बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडॉन, ठीक है। तो सपोज हमारे पास 3 कोडॉन है, तो इन 3 कोडॉन्स के 3 एंटी कोडॉन्स को लाने के लिए हमें कितने टीआरएनए की रिक्वायरमेंट है? 3, क्योंकि अभी आपने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें नीचे एंटी कोडॉन नाम होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या देंगे? कोडॉन। वो क्या लेकर आएगा? एंटी कोडॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जेनेटिक कोड दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो इन पर्टिकुलर कोडॉन्स की क्या लेकर आने में? एंटी कोडॉन्स। और वो एंटी कोडॉन्स को कौन कोड करेगा? अमीनो एसिड्स। तो पहचानेगा कौन उसको? आप कहोगे टीआरएनए। तो टीआरएनए का मेन काम है कि वो साइटोप्लाज्म में जाएगा,
अपने वाले कोडॉन्स के एंटीकोडॉन वाले अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करेगा, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करेगा राइबोसोम की सरफेस पे, और फिर राइबोसोम की सरफेस पे किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। ठीक है, तो देखिए एमआरएनए कहाँ जाके लग गया, राइबोसोम। टीआरएनए जो है बेसिकली अमीनो एसिड लेकर भी कहाँ आएगा, राइबोसोम। वहां पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड। अब सपोज अगर जो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, कंपाइल हो, अगर वो अमीनो एसिड अप टू 50 है, तो यहाँ पे टर्म क्या यूज होगा बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। बट अगर अमीनो एसिड मोर देन 50 है, तो टर्म क्या यूज होगा, प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि पॉलीपेप्टाइड आ रहा है, इसका मतलब जितने भी अमीनो एसिड है वो 50 से कम है, और अगर प्रोटीन पर आ रहा है इसका मतलब ये है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो मोर देन 50 हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसी की ब्रीफिंग हमें पढ़नी है। नोट हो गया सबका, चले आगे, चलिए अब अगला टॉपिक है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इजी प्रोसेस। चलिए देखिए, इसमें समझिए हमारे पास क्या है। अब आपको अच्छे से पता है कि डीएनए पे लगेगी आरएनए पॉलीमरेज, राइट। तो किसका फॉर्मेशन होगा, आप कहोगे आरएनए। ठीक है, और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो आरएनए पॉलीमरेज जो बेसिकली है वो 5 यूनिट से मिलकर बनी, जिसका नाम है बीटा, बीटा डैश, डेल्टा, अल्फा, ओमेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सब यूनिट्स आप देख रहे हो, 5 सब यूनिट, इनसे मिलकर बने क्या, आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है आपकी सिग्मा यूनिट, तो ये पूरी की पूरी जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या है, आप कहोगे होलो एंजाइम। क्या है, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब कि इसके पास बीटा भी है, बीटा डैश भी है, सिग्मा भी है, अल्फा भी है और ओमेगा। बट जैसे ही इस होलो एंजाइम में से हम हटा दें किसको, सिग्मा फैक्टर को, किसको रिमूव कर दे, सिग्मा फैक्टर को, तो क्या बचेगी हमारे पास, कोर एंजाइम। और यही कोर एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज की, वो परफॉर्म करती है ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। 5 सब यूनिट जो है उसमें आता है आपका बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, अल्फा, ओमेगा। ठीक है, अब पूरी की पूरी जो आरएनए पॉलीमरेज है क्या है, कहोगे एंजाइम है। किस टाइप की एंजाइम है, आप कहोगे होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है उसमें से अगर हम सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर दे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोर एंजाइम। और यही वो कोर एंजाइम है जो आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो ध्यान से, ये चीज हटा दो ना, समझ में आ गया ना आपको। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, तो ये है डीएनए का 3 डैश, ये है डीएनए का 5 डैश, ये है 5 डैश, ये है आपका 3। ठीक है, अब सबसे पहले कैसे पहचानेगा कि कौन सा डीएनए का रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, कि डीएनए की कौन से रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगी, अटैच हो। ठीक है, सो उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है आपका सिग्मा फैक्टर। सपोज ये लगी है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब उस आरएनए पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई किसने किया था, सिग्मा फैक्टर ने। ठीक है, जैसे आइडेंटिफाई किया तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या हो गया बच्चों, खत्म। अब ये है स्ट्रक्चरल जीन,
और इसी के अपोजिट में mRNA फॉर्म हो। ठीक है, तो जब mRNA बनेगा प्रॉपर पेयरिंग होगी, ठीक है, तो इस पूरे रीजन को हम लोग क्या, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन के लिए आप कहोगे, इलॉन्गेशन के लिए आपकी कोर एंजाइम प्लस रो फैक्टर, कोएंजाइम प्लस रो फैक्टर क्या परफॉर्म करते हैं, इलॉन्गेशन। रो फैक्टर का सिंबल ये, ठीक है, रो फैक्टर ये क्या परफॉर्म करेंगे, इलॉन्गेशन। बट जैसे ही आपका सिर्फ और सिर्फ रो फैक्टर बचे और आरएनए पॉलीमरेज हट जाए, इट मींस वहां पे कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा, टर्मिनेशन। समझ में आया, फिर से सुनिए, प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है, आप कहोगे सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा रीजन है डीएनए का जहां पे आरएनए पॉलीमरेज उससे बाइंड अप करे। सिग्मा फैक्टर का रोल खत्म हो गया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया किसको, इनिशिएशन रीजन को। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या हुआ, आपको स्ट्रक्चरल जीन से पेयरिंग हुई और आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये इंट्रॉन्स और एक्सॉन, ठीक है, आप पूरा आरएनए बन रहे इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन कौन परफॉर्म करता है, आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज की कोर एंजाइम प्लस रो फैक्टर। बट जैसे ही पॉलीमरेज हट जाए, सिर्फ रो फैक्टर बचे, इट मींस वहां पे क्या परफॉर्म हो रहा है, टर्मिनेशन। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टर्मिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन का, वो कैसा टर्मिनेशन है, तो क्या कहोगे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। क्या टर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो हमारे एनसीईआरटी में जो गिवन है वो कैसा गिवन है, आप कहोगे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन गिवन, क्योंकि बेटा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन भी होता है, बट हमें जो पढ़ना है वो रो डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा पूरा फिनिश हो गया है, एम मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फटाफट नोट करो फिर आगे चले। अब एक चीज और सुनो, थोड़ा ध्यान सुनना, जिस जगह पे आपका सिग्मा फैक्टर लगता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, ये मेंशन कर लेना। और जहां पे आपका टर्मिनेशन हो रहा है वहां पे भी आप मेंशन करोगे जहां से प्रो फैक्टर है, उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटर। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 3' रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और 5' रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। तो प्रमोटर का जो 3' एंड है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम, और उसी प्रमोटर का जो 5' एंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, सो जो प्रमोटर अटैच हो रहा है कहाँ पे, टेम्पलेट की 3' पे, तो वो टेम्पलेट का जो 3' है वो क्या है बच्चों, डाउन स्ट्रीम रीजन, और जो 5' है कोडिंग का वो क्या है प्रमोटर का, अप स्ट्रीम। ठीक है, अब जस्ट ऐसे यहाँ पे देखो आप, अब ये जो 5' टर्मिनेटर का जो 5' एंड है, टर्मिनेटर का जो 5' है वो कैसा है, अप स्ट्रीम, और जो 3' है वो क्या है बच्चों, डाउन। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ ट्रांसक्रिप्शन इज डन। ठीक है, अब आगे देखें, नोट हो गया सबका। अब हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, सो आप
बने रहें मेरे साथ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।